पढ़ लिया था और करंट करंट, हाँ फॉर्मूला पढ़ लिया था, क्या था NEABD, और एक और पढ़ लिया था रेजिस्टिविटी का MNE स्क्वायर टाउ M/NE² टाउ, ठीक है। और ये ओम्स लॉ भी देख लिया था, V = IR, ठीक है। तो क्या निकाला मैंने, एक फॉर्मूला निकाला था I = NEABD, इसमें रख दिया था हमने NEABD की जगह पर रखा था EE टाउ, ये सब कर लिया था हमने। NE² टाउ अपॉन M, ठीक है, और AE, ये सब लिख चुके थे। इसको अदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, I × M/, यही हमारा रो था, क्यों AE, ठीक। इसको रो लिख लेंगे, एक और एरिया को नीचे ले आओ करंट के, I/A इज इक्वल टू क्या, इंटू रो इज इक्वल टू E। ये भी एक चीज होती है I/A, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट हाँ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I/A, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे J मतलब E = J, लिख सकते हैं। ये J वेक्टर है, E भी वेक्टर है, ये भी ओम्स लॉ है। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। और V = IR क्या था, स्केलर फॉर्म, इसमें सब स्केलर है, ठीक है। तो ये हो गई बात, बाकी तो मैं नहीं करा। एक और चीज इसमें आती है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब 1/ρ रेजिस्टिविटी, 1/ρ कंडक्टिविटी। तो ये क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा इज, रो की यूनिट क्या थी, ओम मीटर, तो ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया, 1/, कर दिया। और क्या है, कंडक्टेंस, इसको G से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है 1/r। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, हाँ, अरे वो पहले चलता था, अब नहीं बोलते। अच्छा, इसकी वहीं से देखी थी, MHO उल्टा, ओम का उल्टा बोलते हैं। केमिस्ट्री बकवास है। अब भी ये बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे टाइम में होता था ये MHO। इसकी काफी सारी है, साइमन भी है। नहीं, ये होता गया है ना, ये
अब बताया ना पेरिस में कन्वेंशन होता है, हाँ वहाँ पे सारे साइंटिस्ट बोलते हैं यार हो गया ये, छोड़ो उसको, ऐसे बोलते। तो वहाँ से फिर चेंज हो जाता है ये सारा सिस्टम। हाँ हमने तो उसके लिए रट रखी है chemistry। मैंने रटी हुई क्या यही MHO वगैरह साइमन सेंटीमीटर। हाँ मेरी इसकी बस काफी की नहीं है। सारी है। साइमन की होती है? हाँ, साइमन भी है। बहुत अच्छी है। साइमन प्लस किसकी? इसी की कंडक्टेंस की। साइमन भी हाँ होती है। अब ये हो गया, फिर एक दो चीजें लिख लिया ये वाला, हाँ चलो यहीं लिख दो नीचे। इसमें एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। हाँ ये उससे मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, और ये क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन, और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला डालो, क्या था वो? और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई टाउ अपॉन एम, और ई नीचे था वो कट गया, ई टाउ। तो ये जो मोबिलिटी है ये क्या दिखाने की कोशिश करती है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली में कितने फ्री है, कितने, मोबिलिटी का मतलब कितने वो फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच सकता है कैसे भी करके? तो मोबिलिटी, जैसे मान लो मेट्रो स्टेशन में भीड़ लगी हुई है, तो तुम ज़्यादा हिल नहीं सकते, तुम ज़्यादा जा नहीं सकते, क्या करोगे? वहीं खड़े रहोगे। तुम थोड़ा खाली खाली सा होगा तो तुम्हारी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तुम कहीं जा आ सकते हो आराम से। तो वैसे ही है। ठीक है, अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। भीड़ ज़्यादा होगी तो टकराने का टाइम क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा टकराने का टाइम? भीड़ ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, जल्दी जब भी जल्दी टकराएगा ना तो उसमें टाइम कम नहीं लगेगा। हाँ कम हो जाए। टाइम कम लगेगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी। कम कम होगी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये टाउ कम हो गया है, हाँ टाउ टाउ बस टाउ देख। और अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा भाई? गर्म कर दिया सबको सब करो। पोल्यूशन बढ़ जाता तो स्पीड बढ़ जाती है ना, हाँ टेम्परेचर बढ़ाती है, स्पीड बढ़ गई तो जल्दी जल्दी और जल्दी और टकराएंगे, जाएगा। फिर टाउ और कम हो जाएगा, मोबिलिटी और कम। तो ऐसा समझ लो कि जितना ज़्यादा टकराएगा उतनी कम मोबिलिटी, क्योंकि टकराने में क्या होता है ना कि आगे नहीं बढ़ पाता, टकराते टकराते वो फिर उसका आगे बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझ लो कि वही भीड़ लगी हुई है और बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है दूसरे एंड पे, तो वो क्या करेगा? तो टकराएगा तो पहुंच नहीं पाएगा ना जल्दी, देर लगेगी उसको। लेकिन अगर भीड़ कम हो तो जल्दी पहुंच जाएगा। वही बात, इसकी यूनिट क्या होगी? ये भी स्केलर है, दिस इज स्केलर, और इसकी यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ म्यू इज कितनी, क्या होनी चाहिए बताओ? ऐसा यूनिट, ई क्या था? इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ से निकाल लो। स्पीड की क्या होती, स्पीड की क्या होती है? क्या होती है? हाँ मीटर पर सेकेंड यार, मीटर पर सेकेंड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ यूनिट। कूलम न्यूटन पर। नहीं, न्यूटन पर कूलम होती है, एक और होती है, एक और होती है, याद करो। वोल्ट पर वोल्ट पर मीटर, वो होता है ना फॉर्मूला V इक्वल टू हाँ। ED, वहाँ से भी निकालो। वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, E इक्वल टू V/D, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो वो रखो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। हाँ बोलो। कुछ नहीं मिला। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर।
हाँ। पर सेकेंड पर वोल्ट। याद रखने से आ जाती है यूनिट वगैरह। और ये m तो मास है ना? नहीं, कहाँ से आ गया मास? है मास? एम स्क्वायर। m ये हाँ हाँ, ये फॉर्मूले में मास है, हाँ। ठीक है। और ये एम स्क्वायर ये यार यूनिट है, मीटर है। तो मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? एक मास है और एक मीटर। अरे हमने यहाँ से निकाली। वेलोसिटी आई ना मीटर पर सेकंड। हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से। अच्छा। तुम बोल रहे हो कि उसमें मास कहाँ से आया? मीटर। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, फोर्स न्यूटन पर, न्यूटन के अंदर मास है, वो आ गया। और वो काटी भी जाएगा। करके दिखाऊं क्या, बताओ? ये कहाँ से निकाल दोगे? ये बोल रहे तो मास है तो केजी आना चाहिए, क्यों? बट कर चलो। कर लेते। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज है ना, तो हाँ। कूलम हो गया कूलम। सी, पट्टा हो तो सेकंड हो गया, हाँ सेकंड। सेकंड कूलम सेकंड अपॉन केजी, ठीक है। अब ये भी निकाल लो, क्योंकि अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, वोल्ट का डायमेंशन होता था थोड़ा बड़ा होता। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, वोल्ट को लिख सकते हैं ना, क्या वोल्ट क्या होता है? एनर्जी अपॉन चार्ज होता है ना, क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो वोल्ट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन अब जूल कब तो निकालना कूलम। पड़ेगा। अब जूल का आपको पता है एनर्जी होती है, एनर्जी का क्या होता है भाई? वही क्या ml स्क्वायर। हाँ, जूल मतलब एनर्जी, और एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लगा लो ना, हाँ। एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ तो छोड़ो, एम वी स्क्वायर, ठीक यार। एक सेकंड कट गया, हाँ। ये 2 मीटर कट गए, कूलम सेकंड पर केजी आ गया, सेम सेम। इससे निकालो यार, ये ठीक है। अरे एक चीज की बहुत सारी यूनिट भी होती है यार, हाँ। मेरे को याद है काइनेटिक एनर्जी, हर एनर्जी की सबकी सेम होती है। सेम होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो डाइपोल मोमेंट है, हाँ तो उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। एक और यूनिट निकाल सकते हो, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पढ़ा है ना? हाँ तो टॉर्क होता है एक्चुअली में जूल, हाँ क्यों फोर्स। क्योंकि वो नहीं नहीं एनर्जी। आर इंटू एफ होता है, उसकी यूनिट जूल ही होती है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, और ई क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया कितना? टॉर्क है टी, ये टॉर्क है, और ये रिलैक्सेशन टाइम है, अलग है दोनों। तो ये तो जूल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया न्यूटन पर कूलम। तो जूल कूलम पर न्यूटन, ये भी एक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बन जाती है। तो ऐसे करके एक चीज की हाँ 2-3 यूनिट भी हो सकती है। टॉर्क के अंदर ही डायपोल मोमेंट छुपा है ना। टॉर्क की एक और यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल, दोनों चीज, ठीक है। लिख लो उसको। जी अब देखते हैं, ये देखते हैं यार क्या रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? क्या होता है? लोहे का इतना सा ले लो, चाहे बड़ा लोहा ले लो, सेम रेजिस्टिविटी रहेगी। जैसे डेंसिटी है पानी की डेंसिटी इतना सा ले लो चाहे ज़्यादा ले लो, डेंसिटी सेम है। लेकिन पानी की डेंसिटी भी चेंज होती है, होती कि नहीं होती? पानी की खुद की डेंसिटी चेंज होती है, कितना ही पानी ले लो। कैसे कैसे चेंज होती है पता है? पानी की डेंसिटी कैसे चेंज होती है? दूसरे कंटेनर में डाल के ना ना कभी भी नहीं। दूसरे कंटेनर में डाल के क्या हो जाएगा उससे? टेम्परेचर बढ़ा के बस गरम ठंडे की नहीं पता, क्या गरम ठंडा। तुमने चाय बनाई है कि नहीं? पानी गर्म किया है तो उसमें जब तुमने देखा होगा, ध्यान से देखोगे, बर्तन में से ना कुछ
गरम गरम पानी सब दिखता है वो ऊपर आता हुआ, ठीक है। हाँ भाप पानी गरम करते तो भाप नहीं यार, बॉइलिंग में पता चलता है जब मुझे हम पता चल boil जाता करते है, हैं। समझ गया मैं आपका कहने को, मुझे समझ गया। एक बर्तन ले लो, पतीला ले लो, उसमें पानी गर्म करो, तो शुरू में ही तुमको जैसे जैसे वो नीचे सबसे गर्म कौन सा होगा, नीचे वाला ही तो होगा यार, तो नीचे पानी गर्म होता तो वो पानी ऊपर आने लग जाता है, और वो दिखता भी है, मतलब वैसे दिखता है। ध्यान से देखोगे ना तो दिखता है, ठीक है। तो वो ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है, क्यों कम हुई, क्योंकि उसका टेम्परेचर, बढ़ गया है। तो टेम्परेचर के चेंज होने डेंसिटी चेंज होती है। तो ऐसे रेजिस्टिविटी भी होती है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हाँ। लेकिन वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक। अब वो पढ़ो वेरिएशन, अरे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है, विद टेम्परेचर आ जाओ भाई। देर कैसे हो गई, सर मेरी छुट्टी 7:30 बजे हुई। 7:30 बजे, इतना लेट क्यों? सर अब ऐसे ही रहेगा 6:30 से 7:30 बजे। और तुम्हारी दूसरी क्लास का क्या टाइम है? दूसरी का 5 से 6। आज के दिन कितना टाइम हो रहा है? हाँ 7:45। तुम कैसे आए? साइकिल से नहीं आए? अभी तक साइकिल नहीं सीखी ढंग से? क्यों नहीं सीखी? ये तो 1 महीना हो गया। सर अभी मैं ठीक से नहीं चला पाती सर। तो रोज चलाओ ना, 2-2 घंटे चलाओ। सर अब तो स्कूल खुल गया, मैं 2-2 घंटे कैसे स्कूल चला- जाओ इधर। देखो ये सब तो बहाने हैं कि स्कूल खुल गया, मैं बहुत हेक्टिक नहीं होता है, सच है ये। बहुत हेक्टिक होता है। अरे टाइम बचाना है यार, मेरे टाइम मेरे ज़्यादा लग रहा है, तो- 5 मिनट लगेंगे सही। 8 घंटे रेस्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, देखो जो छूट गया वो देख लेना, ठीक है, मैं आपको डालूंगा कल देख लेना। अभी हमने वही पढ़ा था जो हमने डेरिवेशन की थी, रेजिस्टिविटी और क्या था वो, करंट वगैरह, उसी का पढ़ा था। और ये थोड़ा सा पढ़ा है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, लेकिन देख लिया करो, ये पिछले जो छूट गए देख लिए थे सारे, अभी तो क्यों नहीं देखे? इस चैप्टर के लिए देखते हैं, बाकी तो छोड़ो। इस चैप्टर का तो एक ही हुआ है। हाँ, इस चैप्टर- अच्छा, वो नहीं देखा, उसका भी छूटा था थोड़ा। हाँ। अब देखो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कैसे डिपेंड करती है, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा, यहीं से लिखना शुरू करो, ठीक है, यहीं से। जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मटीरियल पे तो करती है, लेकिन साथ में टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो भी चेंज हो जाता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है भाई, ये ρ1 क्या है, ये रेजिस्टिविटी एट T1 टेम्परेचर, ठीक है। ρ2 क्या है, रेजिस्टिविटी एट T2 टेम्परेचर, और अल्फा क्या है, अल्फा इज कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब एक तरीके का कांस्टेंट समझ लो, एक कोफिशिएंट है, हर मेटल का, हर मटेरियल का अलग अलग होता है,
ठीक है, तो लोहे का अल्फा कुछ होगा, वैसे ये अल्फा की वैल्यू थोड़ी कम ही रहती है, जैसे 10 की पावर -3 -4 ऐसे रहता है, ठीक है, बहुत छोटा है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता है, और मतलब सर्किट में फ़र्क पड़ जाता है कभी कभी ऐसा भी। तो अल्फा की वैल्यू कम ही होती है, ठीक है, बहुत कम नहीं होती, ठीक ठाक होती है। अभी वो भी देखेंगे कि किसके लिए कितनी होती है अल्फा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के भी लग जाता है, R2 = R1 1 प्लस, इसको ऐसे लिख लो T2 - T1, इसको डेल्टा T भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो R2 = R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, अरे T2 - T1 को डेल्टा T लिखेंगे और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं ये हो गया हैं m² सेकेंड, हाँ सेकेंड वोल्ट, सेकंड वोल्ट। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी वो चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर, आयरन कॉपर ये सब जो भी है, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, फॉर्मूला तो ये ना, ठीक है। लेकिन हम रेजिस्टिविटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है उससे निकालेंगे। ये रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। रेजिस्टिविटी देखो पीछे में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था ना, RA/L। डायरेक्टली mn² tau। हाँ पहले फॉर्मूला तो बताओ। रो का फॉर्मूला होता है m/, ठीक है। हाँ ये बताएगा कि क्या होने वाला, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। अब देखो मास और ये क्या है, क्या किसका, इसका मास, चार्ज का। पिछली क्लास का कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, चार्ज का ही मास है। तुम आए नहीं थे, तो क्यों नहीं आए, उस दिन भी मैं लेट हो गई थी, तो आ जाते ना, कितने बजे 7:40 तक। तो आ जाते, 8 बजे भी हो तो आओ, तो कम कुछ तो देखोगे, आधा तो देख लोगे, आधे से ज्यादा ही देख लो, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ज्यादा लेट हो गया तो छोड़ दिया, आ जाएगा। ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये m है इलेक्ट्रॉन का मास, हाँ। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी होती है, हाँ। ये है रिलैक्सेशन टाइम। हाँ क्या है ये भी नहीं पता, नहीं पता, नहीं इसको क्या बोलते हैं, टाइम। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना दूसरों से, तो टकराने के बीच में टाइम, ठीक है। देख लेना चाहिए था ना, तो दूसरी क्लास में आ रहे हो तो पहली क्लास का अगर थोड़ा पढ़ा होता तो समझ में आ जाता है आराम से। अब तुम अप डाउन बोल रहे हो, फिर क्या समझ में आएगा, तो देख लेना चाहिए जब भी क्लास मिस हो तो तुरंत उसी टाइम पे, मतलब या तो नोट्स मंगवा लो, अगले दिन तक तो देख ही लो पक्का, ठीक है। ठीक है, तो ये मास और चार्ज ये तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। ये जो n है, n और टाइम, यही देखते हैं इसका क्या होने वाला है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, सोचो कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा n पे क्या फर्क पड़ेगा, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फर्क
कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जैसे मान लो ये कॉपर है, ठीक है, इसके अंदर कॉपर के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। 2 होते हैं, तो दोनों छोड़ देता है ना, हाँ। रूम टेम्परेचर में छोड़ के रखता है। सारे एटम 2-2 छोड़ के रखेंगे, तो इसमें कुछ मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। अब मैंने इसको गर्म कर दिया, तो वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेम ही रहेंगे, बस क्यों? speed सेम रहेंगे। हाँ, अभी तुमने बोला था ना, हाँ ज़्यादा हो जाएंगे, तेज हो जाएगी। सेम रहेंगे, सेम। क्योंकि यार उसको जितने छोड़ने थे उसने छोड़ दिया, अब गर्म करके वो और ज़्यादा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो एक लेयर आती है ना 8 किसकी आती है, 18 की, 8 की, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सब नहीं होता, वो उससे पहले मेल्ट ही हो जाएगा। तो N फॉर कंडक्टर क्या रहता है? कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे N रिमेन सेम। N सेम रहेगा। अब टाउ की बात करते हैं। टाउ मतलब दो टकराने के बीच में टाइम। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी स्पीड भी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो दो कोलिजन के बीच में टाइम क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ेगा। अब जल्दी जल्दी भाग रहे हो, स्पीड ज्यादा है उनकी, टाइम बढ़ेगा। टाइम क्या होगा? दो टकराने के बीच में। अभी मान लो कि वो, अरे मान लो एक बॉल घूम रही है टक 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 ऐसे, ठीक है, दो दीवारों के बीच में उसको 1 सेकंड लग रहा है। अब वो तेज भागने लगा तो दो दीवारों के बीच में टकराने का टाइम क्या होगा? कम या ज्यादा? कम हो जाएगा ना, होगा नहीं, तो टाउ हो जाएगा, देखो पोजीशन समझ आया। टाउ डिक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाइम कम हो जाएगा। अब देखो इसमें ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए, सिर्फ टाइम क्या हो गया? कम हो गया, तो रो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम कम हो गया ना, तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, तो ये एक बार से बढ़ जाएगी। ऐसा ग्राफ आता है कंडक्टर का, बना लो, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ये सब लिख लिया। दूसरा मटेरियल देखते हैं, सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या है? क्या हो रही है इसकी? बताओ क्या हो रही है? अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ग्राफ देख के पता चल रहा है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अल्फा बताओ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो अल्फा शुड भी बढ़ना चाहिए। अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, अल्फा पॉजिटिव होगा तभी तो फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा। हाँ। 1 से ज़्यादा होगा तभी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अल्फा शुड बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज करे तो इसमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कहाँ है? तुम्हें कैसे होता है स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा? स्ट्रेट लाइन के कब आता है? स्ट्रेट जब लाइन के लिए इक्वल हमें होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए पता तो होना चाहिए ना कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। कहाँ लीनियर रिलेशन? लीनियर। और ये जो है ना, ये फॉर्मूला, ये अंदाजे से मारा गया है, देखो ये सब अप्रोक्सीमेशन है, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं होता है। कर्व ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया गया तो देखा गया कि यार कुछ ऐसा सा आ रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, हर मटीरियल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, अब पता नहीं है कौन सा ज़्यादा, लेकिन ऐसा है, ठीक है। तुम्हें इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि कर्व का नाम क्या है, लीनियर कुछ नहीं है।
ये थोड़ा सा ऐसा ही आता है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं। लिख लिए। दूसरा आ जाओ, कौन सा मटेरियल? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये लगभग एक ही जैसे, ठीक है। इंसुलेटर और क्या होते हैं ये? सेमीकंडक्टर पता है? कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दो। जर्मेनियम, सिलिकॉन, हाँ, कहाँ पे सुना? फिजिक्स, केमिस्ट्री में नहीं सुना क्या? कैसे Chemistry में है नहीं? बेसिकली मेटलॉइड। सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री में नहीं है? है भैया, पर जर्मेनियम और Sec- सिलिकॉन तो electronegativity मेटलॉइड है ना, उसी में ही है। मेटलॉइड है। नहीं, मैं सेमीकंडक्टर होता कुछ है सेमीकंडक्टर का? कुछ भी नहीं है। जर्मेनियम और सिलिकॉन तो मेटलॉइड हुए ना, ये दोनों तो मेटलॉइड है। जो भी है, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के थोड़ा बीच में हो तो उसको केमिस्ट्री में मेटलॉइड्स बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जिसकी कंडक्टिविटी हाँ। कंडक्टर और बीच में आती है। हाँ। बेसिकली दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज होती है, तो वो केमिस्ट्री में मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये पढ़ रखा है मेटलॉइड। ठीक है, ओके, देखा। पहले समझ लो सेमीकंडक्टर क्या चीज होती है। एक सिलिकॉन ले लो यार, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा है क्या? कैसा होता है सिलिकॉन? हैं? कार्बन तो देखा होगा, डायमंड तो देखा है, ऐसे ही होते सल्फर हैं? तो S6 भी होता है सल्फर, Si होता है SI सल्फर। होता है। कार्बन देखा है? कार्बन हाँ, कैसा होता है? C। और कैसे बॉन्ड बने होते हैं? 4 बॉन्ड बने होते हैं। हाँ, एक कार्बन से 4 बॉन्ड निकलते और हैं, चारों कोवेलेंट होते हैं। कोवैलेंट होते हैं। ऐसे सेम सिलिकॉन उसी के नीचे तो है यार सिलिकॉन। हाँ, उसी की फैमिली में सिलिकॉन। नहीं, मुझे तो आती है, ये पूरा याद है। C, Si, जर्मेनियम, then Sn, then P। निमोनिक से याद है। ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा तो हम वैसे सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे ना, ये पता है। उसमें। ये सब पढ़ रखा है क्या? हाँ, ये P ब्लॉक में था 11th में। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे करके 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं सब हाँ, सिलिकॉन, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अभी वैसे मान लो कि सारे बॉन्ड बने हुए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? नहीं है। तो ये क्या है? ये तो इंसुलेटर है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कौन करेगा भाई कंडक्शन? करंट तो फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? टूटेंगे। बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूट जाएंगे, एक बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे दूसरा बॉन्ड, सारे एक साथ नहीं टूटते, उसकी एक उसके पीछे कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ फिजिक्स हम पढ़ेंगे बाद में। एक साथ सब सारे बॉन्ड टूटते हैं, तो एक टूट गया फिर कोई दूसरा टूटा, मतलब एक पार्ट्स पर मिलियन में टूटते हैं। 1 मिलियन बॉन्ड में एक टूटेगा, ठीक है, वो भी बच जाता है। तो यहाँ से टूट गया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, फ्री हो गया, वो घूम रहा है फिर। ऐसे करके बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो वो करेंगे कंडक्शन। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या चीज बढ़ गई बताओ? फॉर्मूला में मास और चार्ज तो वही रहेगा। क्या हो गया? टेम्परेचर के बढ़ने से n बढ़ गया। हाँ, ठीक है। और टाउ क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा, टाइम का क्या होगा बोलो? कम हो जाएगा टाइम। टाइम तो कम ही होना है यार, हाँ, क्योंकि वो मिलने का। जल्दी जल्दी भागेंगे तो टकराएंगे तो कम टाइम में। टाइम तो कम ही होना है, टाइम कम। लेकिन n बढ़ गया, तो n के बढ़ने से रो क्या हो जाएगा बोलो? कम हो जाएगा। और टाउ के बढ़ने से, टाउ के घटने से रो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक के बढ़ने से रो घट रहा है, और एक के घटने से रो बढ़ रहा है, तो क्या होगा फिर? कोई एक डोमिनेटिंग फैक्टर हो। हाँ, तो होता क्या है कि हमें देखना होता है कि किसका असर ज्यादा पड़ रहा है। डोमिनेट जो कर रहा होगा। हाँ, मतलब चलो ठीक है, एक फैक्टर बढ़ रहा है घट रहा है,
दूसरा भी फैक्टर कुछ बढ़ घट रहा है, लेकिन कौन सा ज़्यादा असरदार है कि एक तो थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है। मान लो कि जो टाउ है उसमें 100 से वो कम हो गया ना, 100 से 90 आ गया, लेकिन ये जो है ना ये मान लो ये 100 से 200 पे चला गया, डबल हो गया सीधा, तो ये डोमिनेट करेगा। ठीक है हाँ। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं रो और टेम्परेचर एन क्या होता है, इंक्रीजेस with increase in temperature। n बढ़ गया टेम्परेचर के साथ, टाउ घट गया, टाउ घट गया टेम्परेचर के बढ़ाने पे। ठीक है, और लेकिन n डोमिनेट करता है, n डोमिनेट्स। ओवर टाउ, तो n बताएगा कि क्या होने वाला है। n हो गया बढ़ गया तो रो कम हो गया, n बढ़ गया रो कम हो गया। ठीक है, बना लो ये भी यार। ये अच्छा समझ आया। टाउ का असर ज्यादा नहीं है। इंसुलेटर में भी यही होता है। इंसुलेटर यही क्या है यार, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेगा, बॉन्ड टूटने लगेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो उसमें भी कहीं कहीं पे बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, तो थोड़ा कंडक्टिविटी शो करने लगता है। आ जाओ अगले में। तीसरा टाइप का मटेरियल हो गया अलॉय। अलॉय कुछ नहीं है, कंडक्टर ही है मिक्सचर होता है बस। अरे लोहा और आयरन को मिला दोगे, लोहा और कॉपर को मिला दो हाँ तो क्या है, नहीं ब्रास तो अरे ब्रोंज में लोहा नहीं होता, जिंक होता है और जिंक कॉपर जिंक कॉपर से ऐसे ही होता है कुछ। तो दो मेटल को मिला दो तो क्या बन जाता है, अलॉय। हाँ तो है तो कंडक्टर ही, तो उसके बारे में देखते हैं अलॉय। तुम बोलते हो जी वो तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पता क्या होगा, ये तो कंडक्टर ही है, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का वो मूविंग कंडक्टर वाला हिसाब किताब होगा। क्या होगा, n तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टी टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। लेकिन अलॉय में ना थोड़ी अलग तरीके से बढ़ती है। ऐसे समझो कि धीरे धीरे बढ़ती है। अभी हमने कंडक्टर का ग्राफ था ना, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई थी, हाँ तो इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ती, इसमें ये देखो बढ़ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रही। एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। तो इसमें बोल देते हैं रो इंक्रीजेस स्लोली, वेरी स्लोली। है वो कंडक्टर के जैसे ही, सारी चीजें कंडक्टर वाली हो रही होंगी, लेकिन इतना ज्यादा रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ती नहीं। रो इंक्रीजेस वेरी स्लोली विद, और ये जो होता है ना कुछ खास
एलॉयज के लिए, सबके लिए नहीं। अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा ना उनके ही ग्राफ नहीं, सारा एलॉय नहीं, ऐसे नहीं कि कॉपर ले लिया तुमने फिर कुछ जिंक ले लिया और मिला के तुमने बोला कि रेजिस्टिविटी ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, वो लगभग कॉपर जैसी की तरह होती है। ये जो ग्राफ है ये कुछ खास मटेरियल के लिए है, वो मैं लिख दूंगा मैं, ठीक है। और उसका यूज भी है, इसीलिए पढ़ रहा है। रो इंक्रीजेस वेरी स्लोली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे कह लो कि लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या? नाइक्रोम, सुना क्या नाइक्रोम? हाँ, वायर होती है नाइक्रोम, हाँ। कौन? अरे थोड़ा टिल्टेड बना ना ऐसे, स्ट्रेट बना दिया, क्या हो गया? ग्राफ स्ट्रेट बना दिया इसने। मैंने कॉन्स्टेंट बना दिया। मतलब बना थोड़ा दो। थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल स्ट्रेट मत दिखाओ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। मैंगनीज नहीं, मैंगनीज MEG क्या होता है? एम MEG NI मैंगनीज NES MAG नहीं आएगा बीच में। ऐसा तुम्हें पक्का पता है? हाँ, क्या बोल रहे मैंगनीज? MAG हाँ। NI N मैंगनीज? ये होती है। नहीं नहीं ये नहीं। ये होती है मेरा ये कौन कहाँ पढ़ा है? प्रैक्टिकल किसमें? प्रैक्टिकल होता है। मेरा मैं चलो देख के बताऊंगा मैं। नहीं ये नहीं होता यार। MAN होता है भैया बीच में, G अरे यार NESC। MANG और फिर ये नहीं होता है, नहीं। ये तो भैया मैं शर्त ले रहा हूँ, ये तो नहीं है, नहीं। शर्त ले रहा हूँ। ऐसे आप लिखो MANG, सही लिखा है आपने वहाँ तक। हाँ। A N हटा के ANIN मैंगनीज मैंगन ए NIN। अच्छा बाकी सब ठीक है। ये कौन मैं सा? A नहीं बोला, मैंगनीज ठीक है। नहीं है। अलॉय है, और एक कॉपर बार का, मैंगनीज का और निकल का अलॉय है, हाँ। मैंगनीज। मैंने गूगल सब बता दिया। मैंगनीज को और एक बार कांस्टेंट टन। ये- देखो ये क्या है? नाइक्रोम, हाँ, मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। कांस्टेंट टन। 3 मटेरियल हो गए, तो इनका ग्राफ, ठीक है। और ये यूज क्या होता है? These are used as heating element. मतलब जहाँ पे हमें गर्म करना होता है ना बिजली से, वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि गीजर और टोस्टर, इधर हीटर हो गया, ठीक है। ये सब चीजें वहाँ पे इनको यूज करते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो इस वजह से रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो जो करंट वो शुरू में ले रहा था सेम करंट वो बाद में भी लेगा, गर्म होने के बावजूद उतना ही करंट लेगा क्योंकि वोल्टेज तो सेम हमारे घर में 220, रेजिस्टेंस उसका सेम ही रहेगा, ज़्यादा चेंज होगा नहीं, तो करंट भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट करंट पे वो काम करने लगते हैं, ठीक है। इस वजह से हम उसको यूज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा ज़्यादा, बढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो हीटर वगैरह इसी मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम तो यूज होता है हीटर में। नाइक्रोम, हाँ हाँ नाइक्रोम का वो तुमने देखा है हीटर सफ़ेद रंग का, हाँ, उसमें ऐसे कॉइल सांप की तरह हीटर लगा होता है, स्प्रिंग, मैंने देखी है। वो नाइक्रोम पर है, कॉइल होती है, Solenoid कॉइल होती है नाइक्रोम। सोलेनॉइड, वो लाल हो जाती है, हाँ,
और लाल वही तो गर्म हीट देती है। इतना गर्म टेम्परेचर हो जाता है उसका, तब भी उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो पाता। एक दूसरा मटेरियल लोगे तो मेल्ट हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस भी चेंज है। टाइम क्या हो गया? अगर Assignment रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई तो मेटल फिर मेल्ट हो जाएगा ना, रेजिस्टिविटी के बढ़ने से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट कब होता है? जब टेम्परेचर देते हैं उससे। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है भाई।